नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल है जो अपना, उसके अंदर सब 12 का भूगोल का सारा सिलेबस उसके नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं। तो अपन ने प्रश्न बोर्ड परीक्षा को देखते हुए बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग हर रिलेशन से जितने की प्रश्न बनते हैं अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट के आधार पर हम तैयार कर रहे हैं। तो ज़रूर 100% अंक प्राप्त करने के लिए हमारी कोशिश रहेगी आपका जो परिणाम है 100% हो। तो उसके लिए आप ज़रूर देखें हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक बच्चों को है अपने मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल जो है उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। पहला प्रश्न अपने पहले पार्ट का, पहली बुक अपने शुरू की मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें पहला प्रश्न है मानव भूगोल अर्थ विषय, अर्थ क्षेत्र और विषय क्षेत्र जो है और उसकी प्रकृति उसके संदर्भ में है। तो उसमें पहला प्रश्न जो है अपना मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? तो इसमें सही आंसर है रेडजेल महोदय की। ठीक है। दूसरा है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो यह कथन किसका है? तो इसमें अस्थिर पृथ्वी पढ़ना है तुमको। ठीक है। तो इसमें प्रिंट में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, स्थिर लिखा गया है तो अस्थिर पृथ्वी। ठीक है। तो ये जो कथन है वो एलन चर्चिल सैंपल का है और सैंपल अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। सैंपल अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, रेडजेल की शिष्या है। ठीक है। और यही नवनिश्चयवाद की समर्थक भी है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, तीसरा है भूगोल में आंख के द्वारा समझा जाता है। अपन मानव भूगोल के अंदर, भौतिक भूगोल के अंदर विभिन्न जो भौतिक चीज़ें हैं, जैसे कि नदी है उसका मुख किस ओर जा रहा है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आंख, उसके लिए यदि अपन देखें तो अपन चक्रवात की आंख, चक्रवात को इस नाम से संबोधित करते हैं। तूफान जो होता है, चक्रवात जो होता है, उसका जो न्यून दाब का केंद्र होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में, तो उसको मध्य केंद्र उसकी आई या उसकी आंख कहा जाता है। तो चक्रवात से रिलेटेड है ये आंख शब्द जो है। ठीक है। अगला प्रश्न, चौथा क्वेश्चन है भूगोल में पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहा जाता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद, देखो 3 तरह के वाद आते हैं। एक तो निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, तीनों के तीनों क्रमबद्ध चले हुए हैं। तो निश्चयवाद में क्या है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद जो था प्रारंभिकवाद था, विस्तार से चर्चा करेंगे अपन इसमें। पर्यावरणीय निश्चयवाद जो प्रारंभिक स्टेप था, जब मनुष्य आदिम था, प्रकृति पर पूर्ण रूप से डिपेंड था, प्रकृति को कोई चेंज नहीं कर सकता था, तो उस प्रकृति का दास मात्र था। जब वो असभ्य था, उसको नॉलेज किसी भी प्रकार का नहीं था, उस समय विशेष में एक नया जो महत्वपूर्ण जो परिपाटी चली, एक वाद चला, एक सिद्धांत चला जिसका नाम था पर्यावरणवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद, अर्थात प्रकृति का प्रभाव निश्चित है। रेडजेल इसका समर्थक था और अन्य साथी भी उसके थे, जैसे सैंपल वगैरह उसके समर्थक थे। उन्होंने ये माना है कि मानव पर प्रकृति का प्रभाव निश्चित है, मानव प्रकृति का दास मात्र है, मनुष्य प्रकृति में कोई चेंज नहीं कर सकता, यही निश्चयवाद कहलाता है। ठीक है। 5वां प्रश्न, निश्चयवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मानव का प्राकृतिकरण, यानी मनुष्य पूर्ण रूप से प्राकृतिक होता है निश्चयवाद के अंदर। लेकिन ये तब तक संभव था जब मनुष्य शिक्षित नहीं था, प्रौद्योगिकी नहीं थी, तकनीकी ज्ञान नहीं था, नए आविष्कार नहीं हुए थे, यात्राएं नहीं हुई थी। ठीक है ना। तो उसी समय इस तरह की मनुष्य का प्राकृतिकरण था। वर्तमान में मनुष्य ने बहुत कुछ चेंज किया है। तो नया वाद आएगा, अभी देखते हैं। आदिम समाज को प्रकृति पर पूर्ण आश्रित थे, वो भौतिक पर्यावरण को किस रूप में देखते थे? आदिम समाज जो प्रकृति पर डिपेंड होते थे, प्रकृति में कोई चेंज नहीं होते थे, अपनी आजीविका है, खान पान है, रहन सहन सारा प्रकृति के साथ एक प्रकार से साकार था। तो वो प्रकृति को माता प्रकृति के रूप में, यानी प्रकृति को माता ही समझते थे कि प्रकृति हमारी माता है, यही पिता है और यही हमारे पोषक है। आज भी आदिम जनजातियां जो जंगलों में निवास करती है, घुमक्कड़ यायावर जीवन यापन करती है, तो वो लोग पूर्ण रूप से प्रकृति के साथ में जुड़े हुए हैं और प्रकृति को ही वो अपना सर्वेसर्वा मानते हैं। अगला प्रश्न, संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो संभववाद की बात आती है तो सबसे पहले प्रयोग किया था लाफेब्रे ने। ठीक है ना। इसका सही आंसर है लाफेब्रे ने। उसके बाद में अगला है संभववाद का सिद्धांत किसने दिया? तो यह फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता था विडाल डी लाप्लास, उसने संभववाद का सिद्धांत दिया, यानी एक धारणा दी। और इसमें ब्लास ने कहा था कि संभववाद जो है उसका अर्थ है, ब्लास के अनुसार निश्चयवाद के बाद में धारणा चली थी, जैसे जैसे मनुष्य सभ्यवाद ज्ञान बढ़ा, नई तकनीकी नई खोज हुई ना, तो उसके साथ में एक नया वाद चला कि प्रकृति में परिवर्तन संभव है। मनुष्य अपने दिमाग के माध्यम से, अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रकृति में किसी भी प्रकार का चेंज कर सकता है, जिसमें मनुष्य को कोई तरह का किसी प्रकार का संकोच नहीं होता है।
मनुष्य उदाहरण दिए जैसे कि नदी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बांध बना के उस पानी को रोका जा सकता है और उसका मुख मोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये संभववाद था, तो ये ब्लास की देन है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता था विडाल डी लाब्लास। उसके बाद में अन्य है, संभववाद को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है, तो वो है प्रकृति का मानवीकरण। यानी प्रकृति को मनुष्य ने अपने अनुसार बना लिया, प्रकृति को मनुष्य ने अपने अनुसार बना लिया, जिस प्रकार से चाहा मनुष्य ने प्रकृति में चेंज कर लिया, यही प्रकृति का मानवीकरण है। अगला है नवनिश्चयवाद किसकी देन है, तो तीसरा वाद आया था नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद जो था ग्रिफिथ टेलर की देन है। कौन है, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। तो इन्होंने नवनिश्चयवाद पर अपने विचार दिए थे और इन्होंने बताया था कि प्रकृति के साथ में अपने को इस तरह का बिहेव करना है ताकि प्रकृति अपने लिए नुकसानदायक नहीं हो, न प्रकृति को नुकसान हो और न मनुष्य को नुकसान हो। अर्थात प्रकृति जब भी आज्ञा देती है उसके साथ हमें परिवर्तनशील बिहेव करना चाहिए। जब वो अपने को मना करती है तब हमें नहीं करना चाहिए। नवनिश्चयवाद के अनुसार हमें प्रकृति के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, तो ट्रैफिक नियमों के अनुसार, जैसे रुको और जाओ के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार से ट्रैफिक रूल्स के अंदर रेड बत्ती होती है वो अपने रुकने के लिए कहती है, जो ग्रीन बत्ती है वो अपने को आगे परिवर्तन करने, आगे बढ़ने के लिए कहती है, और येलो बत्ती जो होती है वो तैयार रहने के लिए कहती है। तो टेलर ने कहा कि उन्हीं के अनुसार अपने को है प्रकृति के साथ में अपना बिहेव करना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, मानव भूगोल की कल्याणपरक शाखा का संबंध किसी से था, तो मानव भूगोल की जो कल्याणपरक शाखा है वो मनुष्य के सामाजिक कल्याण से संबंधित था। और सामाजिक कल्याण में क्या शामिल था, मनुष्य को क्या मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, अपनी भाषा में जो कहते हैं अपन, तो उसमें यह है आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा का पर महत्व दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न, आमूलवादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा का संबंध किसी से था, तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से। कार्ल मार्क्स से आमूलवादी जो परिवर्तनवादी विचारधारा के जो लोग थे वो प्रभावित थे। प्रादेशिक विश्लेषण का संबंध किस अवधि से था, तो प्रादेशिक विश्लेषण की बात जब आई थी तो वह था उत्तर उपनिवेश युग। उत्तर उपनिवेश युग में यह महत्वपूर्ण पहलू है वो चला था। क्षेत्रीय विभेदन का युग कहलाता है, तो क्षेत्रीय विभेदन का युग जो भूगोल के अंदर माना जाता है मानव भूगोल में, वो 1930 के दशक का युग है। अंतर्विश्व विश्व युद्ध, अंतर्विश्व युद्ध पहला विश्व 1914 से 18 तक चला था, दूसरा 1939 से 45 तक चला था। तो इसके मध्य का जो काल था वो इतिहास के अंदर क्षेत्रीय विभेदन का युग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला है 1970 के दशक में किन विचारधाराओं का उदय हुआ, तो 1970 के दशक में 3 विचारधाराएं थी, एक तो मानववादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी, ठीक है। तो अलग अलग विचारधाराएं हैं, आमूलवादी, व्यवहारवादी और मानववादी। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का दशक कहलाता है, तो आधुनिकवाद की बात आती है तो 1990 का दशक। यहाँ भूगोल में मॉडिफिकेशन शुरू हो गया था, नए नए आविष्कार हुए थे, तो इसमें भूगोल में एक नया वाद शुरू हुआ था। 18वां प्रश्न है, राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र है, तो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, 2 ही उपक्षेत्र है राजनीतिक भूगोल के, निर्वाचन और सैन्य भूगोल। अगला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र है, तो संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल, ये आर्थिक भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र कहलाते हैं। और अंतिम प्रश्न इस पाठ का जो बनता हुआ है, सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, तो व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल, ये इसके सामाजिक भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार के सारे इस पाठ के कंप्लीट प्रश्न है वो आपके सामने रख दिए हैं, तो ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें। 100% अंक प्राप्त करने के लिए हमारा पूर्ण प्रयास है, तो आप ज़रूर हमसे जुड़ें, अपने चैनल को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारे मिशन का फ़ायदा हो और वो जो लोग हमें पढ़ रहे हैं, हमारा ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनका मिशन भी कंप्लीट हो और हमारा मिशन भी कंप्लीट हो, ताकि हर बच्चे के पास में भूगोल पहुँचे। हमारा एक ही मिशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।